दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 35 वर्ष। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर 5 साल के लिए पद धारण करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। वो इस तरह है, भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल की उम्र हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य की विधायिका का सदस्य न हो, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, वही व्यक्ति भारत के राज्य का राज्यपाल बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 76। ठीक है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का वकील होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 154। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राज्य के प्रशासनिक अधिकार को संबोधित करता है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के पास राज्य का कार्यकारी अधिकार होगा और वो इस संविधान के अनुरूप सीधे या उन व्यक्तियों के ज़रिए से काम करेगा जो उन्हें रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला ज़िला निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला ज़िला कौन सा है? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, प्रयागराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें प्रयागराज में हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें एक विधान परिषद, ये उच्च सदन है, और दूसरा है विधानसभा, इसको निचला सदन कहते हैं। ये भारत में सबसे बड़ी विधायिका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, विधानसभा में 403 सदस्य हैं और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला ज़िला प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 86 सीटें हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 86 सीटें आरक्षित हैं। इसमें से 84 सीटें SC की हैं। SC की कितनी हैं? 84, और 2 सीटें ST के लिए हैं। 2017 के चुनाव में रिजर्व सीटों की संख्या 86 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी में पहली बार 2 सीटें ST के लिए दी गई हैं। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इनको ST के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई, और ये दोनों सीटें सोनभद्र ज़िले में भी हैं। ST की 2 सीटें कहाँ से हैं? सोनभद्र ज़िले में ये 2 सीटें ST को मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 243I। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद
280 के तहत केंद्र वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये भी याद करेंगे। केंद्र वित्त आयोग 280, राज्य वित्त आयोग 243। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 160। दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 में स्थापित किया गया था। ठीक है, सन 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया और 11 मार्च 1919 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया। ठीक है, न्यायालय की मुख्य बेंच प्रयागराज में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय राज्य की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ में है। हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच रखता है। सेवारत न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 160 है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 7 अक्टूबर 2002। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन अक्टूबर 2002 में मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। एक सदस्य न्यायिक, दूसरा सदस्य गैर न्यायिक होता है। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, और सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है। राज्य के ज़िला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे कम से कम 7 साल का अनुभव हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, इस आयोग का सदस्य बन सकता है। दोस्तों, इस आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है का अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द का प्रयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 2 तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं यानी वंशानुगत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य में एक लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है भारत में। तो भारत में गणतंत्र का अर्थ है भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सफल निर्वाचन कहाँ से हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसा ये प्रश्न अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर किस क्षेत्र से जो है निर्वाचित हुए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बंगाल। ठीक है, अंबेडकर संविधान सभा में पहली बार बंगाल से चुने गए और देश के विभाजन के बाद वो M.R. जयकर के स्थान पर बॉम्बे से चुने गए थे। जिस स्थान से अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे वो वर्तमान स्थान इस वक्त जो है वो बांग्लादेश में है। ठीक है, जब संविधान के लिए इनका निर्वाचन हुआ था तो ये बंगाल से चुने गए थे और दूसरी बात ये मुंबई से चुने गए थे। मुंबई से ये इनका चुनाव हुआ था दूसरी बार में देश के विभाजन के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों,
भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता या संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ये भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक मंच और अपील की अंतिम अदालत है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और कई न्यायाधीश शामिल हैं। इसके पास मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती हैं। तो भारत के संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली कब लागू की गई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मार्च 2021। ठीक है। यूपी में राजधानी लखनऊ और नोएडा के बाद वाराणसी और कानपुर में भी मार्च 2021 से कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। यूपी के बड़े शहरों में अपराध और अपराधियों पर अधिक नियंत्रण करने के लिए इस सिस्टम का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से वाराणसी और सूबे की औद्योगिक नगरी होने की वजह से कानपुर में इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव शासन सरकार द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 महानगरों में बेहतर पुलिसिंग के लिए कमिश्नरी प्रणाली शुरू की है, जिसमें शामिल ज़िले हैं गाज़ियाबाद, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा। ठीक है। इन 7 ज़िलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बनाया गया है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अनौरा, लखनऊ। ठीक है। दोस्तों, आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा, लखनऊ में बनाया जा रहा है, जबकि अंतरिम व्यवस्था के रूप में पुलिस लाइन परिसर कल्ली मोहनलालगंज, लखनऊ में कमांडो ट्रेनिंग स्कूल का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऋषभदेव। ठीक है। जैन परंपरा के सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव सहित 4 अन्य तीर्थंकरों का जन्म इस पवित्र अयोध्या में हुआ था। इन 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। तीर्थंकरों में पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, 5वें सुमतिनाथ और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ थे। पहले तीर्थंकर की जन्मभूमि पर 8 एकड़ में विस्तृत विशाल मंदिर है। ठीक है। तो ये ऋषभदेव, अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। ऋषभदेव जैन तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी क्रैंच, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष पीपल। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, राजकीय वृक्ष पीपल, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है, ये याद कर लेंगे, अशोक, पीपल नहीं है। राजकीय चिन्ह मछली और तीद कमान है। राजकीय पशु बारहसिंघा है, ये सही है। राजकीय मछली मोय या चीतल है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। ठीक है। राजकीय पुष्प पलाश, ये भी सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला ललितपुर। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य झारखंड। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य झारखंड, ये गलत है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है, एमपी के साथ लगी है। ठीक है। बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है। नेपाल से जो है स्पर्श करती है इसकी सीमा। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा ललितपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करती है, ये गलत है। ठीक है।
याद कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, 9 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, और एक देश है नेपाल जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, यानी एसटी का प्रतिशत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितना है? इसमें ऑप्शन ए सही है, 0.6%। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या 11,34,273 है, जो कि वहाँ की जनसंख्या का केवल 0.6% है। संविधान के अनुच्छेद 342 के में जनजातियों का उल्लेख है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू जनजाति की है। उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां हैं। सबसे पुरानी जनजाति थारू और बुक्सा है। सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में है और सबसे कम जनजाति बागपत में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के तहत उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 2011 की जनगणना से संबंधित इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले का है। ठीक है, जौनपुर, ये याद कर लेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला जौनपुर है। इसका लिंगानुपात है 1000 पुरुष पर 1018 महिला। ठीक है, 1000 पर 1018 महिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है। जौनपुर के बाद आजमगढ़ है, फिर देवरिया, ग्रामीण क्षेत्र भी है इसमें। जौनपुर में लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी 1000 पुरुष पर 1018। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वन महोत्सव सप्ताह उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 से 7 जुलाई के बीच। ठीक है दोस्तों, वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्योहार, भारत में जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 1950 से ये भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, एक सप्ताह तक मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने के हेतु सरकार द्वारा बनाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे योजना से लाभान्वित जिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, शाहजहांपुर। ठीक है दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव। ठीक है, और उसके बाद में रायबरेली, प्रतापगढ़ शामिल हैं। ठीक है, 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में होने वाली प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। और राजनीतिक दृष्टि से एक्सप्रेसवे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। ठीक है, ये 594 किलोमीटर है और इससे शाहजहांपुर लाभान्वित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार 1934 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामने रखा गया था? इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, M.N. रॉय। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का विचार 1934 में M.N. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन। संविधान निर्माण के साथ साथ एक अंतरिम सरकार गठित करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की परिकल्पना की गई।
दोस्तों, संविधान को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। सभा में मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के गठन की किस वर्ष स्वीकार किया? इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1940। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की। वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों, वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग की को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष की गई? 1940 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य थे, इसमें कौन ऐसा है जो संविधान सभा का सदस्य था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित। ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा चुने गए और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको बिल्कुल रट लेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वहीं प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसकी भाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से। ठीक है, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होती है, 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया था वो बताना है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रस्तावना से ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शब्द जोड़ा गया या कौन सा शब्द 1976 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रभुत्व संपन्न नहीं जोड़ा गया है। बाकी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो दस्तावेज के मार्गदर्शक उद्देश्य और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। ये उस स्रोत को इंगित करता है जिसे दस्तावेज अपने अधिकार अर्थ व्यक्त को प्राप्त करता है। बड़ी संख्या में संशोधनों की वजह से ये अधिनियम भारतीय संविधान में लाया गया। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A। ठीक है, अनुच्छेद 39A कहता है कि ये सुनिश्चित करता है कि विधिक तंत्र इस तरह काम करे कि जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय मुहैया हो और आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता की वजह से कोई नागरिक न्याय हासिल करने के अवसर से वंचित न रह जाए। निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39
अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48A पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण से संबंधित है, उसके सुधार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं और संसद के पास उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है? ठीक है, इसमें किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि मौलिक अधिकार क्या है, पवित्र हैं और उसमें संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसे संक्षेप में गोलकनाथ केस भी कहते हैं, का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1967 में किया गया था। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं और संविधान में वर्णित मूल अधिकार या मूल अधिकारों में संसद द्वारा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतें गठित करने का निर्देश देता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 40। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है गांधीवादी सिद्धांत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतें संगठित करने का निर्देश देता है। भाग 5 के तहत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें शासित इकाइयों के रूप में सक्षम बनाना है। ठीक है, अनुच्छेद 48 है गौ हत्या पर प्रतिबंध, गौ वंश की हत्या पर प्रतिबंध और उनकी नस्ल सुधारना। अनुच्छेद 51, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन इसमें अनुच्छेद 51 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेंगे। ये अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य सुझाए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 8। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 8 की जगह 11 यानी 11 जो है मौलिक कर्तव्यों जोड़े गए। अनुच्छेद 51A, ये याद रखेंगे, अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कितने जोड़े गए? 11। पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। 11वां जो इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, ये कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो टोटल कितने? 11 हो गए हैं। सुझाव कितना था? 8 का था, 10 जोड़े गए थे, लेकिन इस वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। दोस्तों, समिति की कुछ सिफारिशें थीं जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इसमें वो सिफारिशें कौन कौन सी थीं? पहली सिफारिश थी कि संसद किसी आर्थिक दंड या सज़ा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। और दूसरी बात थी कि मूल अधिकारों के लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकार
होने के आधार पर कोई कानून इस तरह का अर्थदंड या सज़ा का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। तीसरी बात इसमें थी, जो तीसरी सिफारिश थी कि कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।